चलिए, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था टेपर्ड बार के बारे में। टेपर्ड बार का हमने जो डायमीटर निकाला था, हमने कहा था कि इसको जो अगर मैं एक टेपर्ड बार लेता हूँ जिसका एक बिगर डायमीटर D1 छोटा डायमीटर D2 है, और मैं उसके एक इस सेम लोड लगाते हुए एक ऐसा उसका प्रतिबिंब बनाना चाहता हूँ सिलेंड्रिकल बार में, तो उस सिलेंड्रिक जिसमें सेम इलोंगेशन होगा, तो उस सिलेंड्रिकल बार का डायमीटर क्या होगा। तो मैंने निकाला था कि जो डायमीटर में प्रिज्मेटिक बार बनाऊंगा टेपर्ड बार के बराबर का इलोंगेशन लेने वाला, उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए ऑफ डायमीटर ऑफ टेपर्ड बार। तो यानी कि डायमीटर ऑफ प्रिज्मेटिक बार विल बी ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि √D1 × D2 होना चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं हमारा अपने जो बार्स हैं उनकी रिएक्शंस फाइंड आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले हम कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं। देखिए, बार के बारे में हम किन किन चीजों को हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ लिया था कि जो हमारा प्रिज्मेटिक बार होता है उसमें अगर कोई लोड P लगा हुआ है, एक प्रिज्मेटिक बार है जिसमें कोई लोड P लगा हुआ है, इसकी लेंथ L है, तो इसमें जो इलोंगेशन होने वाला एरिया A है और इलास्टिक कांस्टेंट E है, तो इसमें जो आपका इलोंगेशन इन लेंथ होगा PL/AE होगा। ये हम पढ़ चुके थे। जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो आपका 4P/πd² डेवलप होने वाली है, ये भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसी तरह हमने टेपर्ड के बारे में पढ़ा। हम थोड़ा सा आगे बढ़, ये तब है जब मैं किसी बार के ऊपर एक एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम सोम के अंदर कुछ एजम्पशंस लेकर चलता है। एजम्पशंस क्या है कि जो सेल्फ वेट है बार का वो नेग्लिजिबल है, लेकिन अब अभी हम एक केस लेकर आएंगे जहां पर बार का सेल्फ वेट नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो हमारा हेडिंग है कि elongation of bar ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। अपने बार के अपने सेल्फ वेट की वजह से जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा। मैं अभी जो बार लेने वाला हूँ प्रिज्मेटिक बार लेने वाला हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, प्रिज्मेटिक बार ले रहा हूँ। प्रिज्मेटिक बार यानी कि सिलेंड्रिकल बार ले रहा हूँ जिसका जिसका मैं क्या लिख रहा हूँ, जिसका वेट डेंसिटी मैं लिख रहा हूं रो से दिखा देता हूं, W kg/m³ के हिसाब से। ये वेट डेंसिटी है। मैं इसको थोड़ा सा रब करके, ये इसकी यूनिट है, W की यूनिट है, W kg/m³ के हिसाब से मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक है, बार की जो लंबाई है वो कैपिटल L है। बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। ठीक है, W मैंने ले लिया। मैं इसको देखो, इसको मैं गामा की इसकी जगह एक और यूनिट का इस्तेमाल करता हूँ, गामा का इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो ये दिखा देता हूँ, रो भी आ सकता है, गामा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हम रो लेकर चलते हैं, हम गामा लेकर चल रहे हैं। ठीक है, गामा इक्वल्स टू W मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी एक चीज हमको याद रखनी है कि अगर वेट डेंसिटी में लिख रहा हूं गामा इक्वल्स टू W kg/m³, तो मैंने इस सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसकी लंबाई L है, तो इस क्रॉस सेक्शन का टोटल वेट क्या बनेगा आप बता सकते हैं। इस क्रॉस सेक्शन का टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट होगा इसका वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्यों होगा भाई, यहां देखो ये क्या है, वेट डेंसिटी किसके बराबर है, kg/m³, यानी कि पर मीटर क्यूब का वेट कितना है, W। तो टोटल वॉल्यूम का वेट क्या होगा, तो W इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होगा भैया W इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L। ये होगा वॉल्यूम, क्योंकि बार है तो उसका एरिया और उसकी लेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू L होगा। तो टोटल वेट कैपिटल W लिख सकता हूं मैं, W इंटू A इंटू L होगा। एक बात तो ये रही हमारी। ठीक है, अब इस प्रिज्मेटिक बार का मुझे निकालना इलोंगेशन क्या होगा ड्यू टू सेल्फ वेट, यानी कि क्रीप जैसी कंडीशन। एक मैकेनिकल में फिनोमिना होता है, उसको क्रीप बोलते हैं। क्रीप का मतलब होता है अगर मैं किसी मेंबर को खाली उसके सेल्फ वेट में लटकाकर छोड़ दूं, लाइक किसी रबड़ की बेल्ट को मैं लटकाकर ही छोड़ दूं, तो उस रबड़ की बेल्ट में समय के साथ विद टाइम ड्यू टू इट्स ओन वेट जो उसमें लेंथ में इलोंगेशन होगा उसको हम क्रीप बोलते हैं। तो यहां भी उसी तरीके का कोई फिनोमिना है, मैंने किसी बार को लटकाकर जस्ट छोड़ दिया, तो उसके अपने वेट की वजह से उसके अंदर जो इलोंगेशन होंगे हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। उसमें कोई मैंने लोड नहीं लगा रखा, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, केवल उसका सेल्फ वेट ही लगा हुआ है। तो इसकी वजह से इसमें क्या इलोंगेशन होंगे, तो इसको करने के लिए सीधी सी हम
फाइंड आउट तो हम कर लेते हैं, छोटी सी स्ट्रिप मानकर उसको हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर आपको एक सीधा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, आपको फॉर्मूला को याद रखना है कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार क्या होने वाला है, वो आपका होगा इलोंगेशन जो होगा आपका ड्यू टू सेल्फ वेट, मैंने वहां पे गामा जो लिखा हुआ है, वेट डेंसिटी जो लिखा हुआ है उसको ध्यान रखें, गामा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2e, ये आपका इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट होने वाला है किसी भी प्रिज्मेटिक बार में। किसमें? फॉर प्रिज्मेटिक बार। फॉर प्रिज्मेटिक बार के लिए जो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जो होगा वो होगा आपका गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e होने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह मैं यहां पर थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दूं ड्यू टू सेल्फ वेट इलोंगेशन में, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, मैं लिख दूं गामा इंटू एल अपॉन 2 इंटू ए से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप यहां देखिए, गामा इंटू एल इंटू ए, ये क्या बनेगा? जो यहां पर दिख रहा है ये गामा इंटू एल इंटू ए, ये क्या हो गया आपका वेट डेंसिटी इंटू एल इंटू ए। ठीक, मैंने पीछे भी लिखवाया था आपको, यहां आप देख सकते हैं, यानी कि इस हिसाब से कह सकता हूँ कि डब्ल्यू ये दोनों बराबर है, मैं कह सकता हूँ इतना इक्वल टू डब्ल्यू मैं लिख रहा हूँ, है ना। यहां से पता लगता है कि वेट डेंसिटी इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू है। यहां पर क्या होगा, वेट डेंसिटी इंटू एल इंटू ए, ये क्या बनेगा, वेट डेंसिटी एल इंटू ए, ये आपका बन जाएगा टोटल वेट डब्ल्यू, ये हो जाएगा टोटल वेट डब्ल्यू। तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू हो जाएगा टोटल वेट इंटू ये एल हो जाएगा अपॉन 2AE। ये आपको हो गया इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन अ प्रिज्मेटिक बार। तो ठीक है, इतनी सी बात हमको याद रखनी है। एक चीज अब ध्यान से देखो, इससे पहले मैं जब एक आपको क्वेश्चन बताया था जहां पर एक बार लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान से देखो, इससे पहले हम एक क्वेश्चन ऐसा भी कर चुके हैं, कोई बार है जिस बार में कोई लोड P लगा हुआ है, तो इसकी वजह से, और लेंथ इसका L है, तो इसकी वजह से P लोड एक्सटर्नल लोड है और इसका सेल्फ वेट नेग्लेजिबल है, सेल्फ वेट को इग्नोर कर दिया, तो होने वाला इलोंगेशन कितना था, PL अपॉन AE था। ठीक, PL अपॉन AE, अगर मैं सेल्फ वेट को नेग्लेजिबल करता हूं, लेकिन यहां पर सेल्फ वेट को नेग्लेजिबल नहीं कर रहा हूं, केवल एक्सटर्नल लोड 0 है, तो लगने वाला इलोंगेशन कितना हो रहा है ड्यू टू सेल्फ वेट, वो हो रहा है WL अपॉन 2AE, यानी कि हाफ। देखो 2 से डिवाइड हो गया, यही चीज को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा, समझ में आ रही है? यही चीज को P और W बराबर मान लो, मैं इसको डिवाइड कर दूं तो यही चीज आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई बार लटका, कोई एक बार है, मैंने उस पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगाया, केवल सेल्फ वेट की वजह से उसके अंदर इलोंगेशन मान लो 5 mm हो गया। कितना हो गया, 5 mm। कंसीडर कर लो सेल्फ वेट की वजह से किसी बार के अंदर, लटका हुआ बार के अंदर अपने वेट की वजह से 5 mm का इलोंगेशन हो जाता है। तो अगर मैं एक दूसरी कंडीशन बनाता हूं कि मैं सेम बार को ले लूं, अब इस दूसरी कंडीशन में उस बार के सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करते हुए और उस बार पर उतना ही लोड लगा दो जितना कि उसका वेट है खुद का। समझ रहे हो? दो कंडीशन है, एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ये बार है, ये सेल्फ वेट में लटका हुआ है ड्यू टू सेल्फ वेट, इसमें इसका सेल्फ वेट है W, कैपिटल W, और इसके अंदर जो इलोंगेशन होगा ड्यू टू सेल्फ वेट वो क्या होगा, 5 mm है, एग्जाम्पल है 5 mm। तो इसी बार को दूसरी कंडीशन में मैं अब क्या कर रहा हूं, सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, सेकंड कंडीशन में सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, और जितना इस बार का सेल्फ वेट था उतना ही मैंने इस पे W लोड लगा दिया, इसकी लेंथ है L, उतना ही मैंने लोड, एक्सटर्नल लोड लगा दिया, उतना ही जितना इसका वेट है। यहां इसका वेट को कंसीडर कर लिया, यहां मैं वेट को नेग्लेक्ट करते हुए उतना ही लोड इस पर लगा रहा हूं जितना कि इसका वेट है, W लोड लगा देता हूं, तो इसमें होने वाला इलोंगेशन क्या होगा, वो होगा WL अपॉन AE। यहां पर जो इलोंगेशन था ड्यू टू सेल्फ वेट वो क्या था, WL अपॉन 2AE। इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 mm का इलोंगेशन हुआ है तो यहाँ पे होने वाला इलोंगेशन क्या होगा, 10 mm का हो जाएगा, डबल होगा। तो यानी कि एक्सटर्नल लोड की वजह से जो इलोंगेशंस होते हैं वो डबल होता है, यानी कि दुगने होते हैं ड्यू टू सेल्फ वेट, कंसीडरिंग कि जो एक्सटर्नल लोड है वो इक्वल है वेट ऑफ द मेंबर।
ठीक है, ये कंसिडर करते हुए कि जो एक्सटर्नल लोड है वो मेंबर के वेट के बराबर है, तो जो इलोंगेशन होगा एक्सटर्नल लोड की वजह से डबल इलोंगेशन होंगे देन द सेल्फ वेट वाले मेंबर से। तो इतनी बात समझ में आई। तो मैं ये एक लाइन लिख रहा हूं, ये लाइन आप लिख ले कि यहां लिख लो, इंपॉर्टेंट लाइन है कि elongation due to self weight is equals to 2 times of elongation due to external load। ठीक है, elongation due to self weight is equals to 2 times of elongation due to external load, या फिर उल्टा कह सकता हूं कि elongation due to external load will be, ये गलत हो गया, इसको हाफ करो, इसको करो 1/2, 1/2 elongation due to self weight will be 1/2 of elongation due to external load, या फिर मैं कह सकता हूं कि elongation due to external load will be 2 times of the elongation due to self weight। ठीक है, मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूं, जस्ट इसका रिवर्स कर सकता हूं। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आपका बनेगा elongation due to external load इक्वल्स टू 2 times of elongation due to self weight। ठीक है, ये आपका हमारा सेल्फ वेट का और एक्सटर्नल लोड का कंसेप्ट है इन द केस ऑफ टेपर्ड प्रिज्मेटिक बार। हम सेम केस अभी करने वाले हैं टेपर्ड के बारे में। मैं इसको जरा सेव कर देता हूं एक सेकंड के लिए। ठीक है, हाँ, तो हमारा ये हो गया इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट और इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड इन ए प्रिज्मेटिक बार। अब मैं पढ़ने वाला हूं इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन अ टेपर्ड बार। elongation ड्यू टू सेल्फ वेट इन अ टेपर्ड बार, यहां आपका कंडीशन कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके पास एक मेंबर है, एक टेपर्ड मेंबर है इस तरीके का। यहां पर इसका डायमीटर d1 है, यहां पर इसका डायमीटर d2 है, इसका लंबाई l है। तो इसमें होने वाला जो elongation होगा वो कितना होगा, इसका वेट डेंसिटी जो है वो आपका गामा है केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से, जैसे पहले था बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। अब हमें बताना है कि इसके अंदर कितना इलोंगेशन होने वाला है। देखिए, मैं इसको पहले भी हम एक बार कर चुके हैं, हम इलोंगेशन हम उसमें देख चुके हैं जहां पे हम इग्नोर करते हैं सेल्फ वेट को, ड्यू टू केवल एक्सटर्नल लोड हम इलोंगेशन देख चुके थे। अभी मैं यहां पर देखने वाला हूं इलोंगेशन कितना होगा। तो डायरेक्ट आपका सेल्फ वेट का इस केस में इलोंगेशन का फॉर्मूला लगने वाला है, वो आपका लग जाएगा कि आपका इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6e। हमेशा याद रखिएगा कि आपका लगेगा गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e इलोंगेशन इन अ टेपर्ड मेंबर जो लगेगा ड्यू टू सेल्फ वेट। जस्ट सेकेंड, इस चीज को यहां से हटा दीजिए और इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन अ टेपर्ड बार जो होने वाला है वो कितना होगा, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e होने वाला है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें रिप्लेस करते हुए अगर बनाऊं और आप देखें तो आप समझेंगे, यहां पर भी अगर मैं निकालूं, अगर इसकी डेंसिटी इतना है तो इसका टोटल वेट क्या होगा, सेम हो जाएगा। टोटल वेट क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
टोटल वेट होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही यहाँ पर टोटल वेट होने वाला है। मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, मैं भी यहाँ पर भी वैसे ही करूंगा। डेल इक्वल्स टू गामा एल इंटू ए अपॉन 6 ए इंटू ई। ठीक है, अभी आप देखेंगे अगर सिलेंड्रिकल बार होता है तो ए इंटू एल हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर बार हमारा टेपर्ड होने वाला है तो हमको समझना होगा कि हमारा जो एरिया होगा, हमें समझना होगा। देखिए सिलेंड्रिकल बार में जो एरिया था वो क्या होता है, कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन जो टेपर्ड बार होता है उसका एरिया क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वहां पर एरिया जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा, यहाँ जब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप जब उसको निकालोगे, क्योंकि टेपर्ड सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शन हर जगह कांस्टेंट नहीं है, क्रॉस सेक्शन नीचे अगर ए है तो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शन इज चेंजिंग क्रॉस सेक्शन है। तो इसीलिए आप डायरेक्ट ए इंटू एल इंटू गामा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन चेंजिंग है, कांस्टेंट नहीं है क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट जो एरिया का है, टेपर्ड एरिया का कंसेप्ट है वो ये लगता है। तो मैं यहाँ पर जो सेल्फ वेट क्यू ऐसे निकालूंगा वो निकलेगा गामा एल इंटू ए इंटू एल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू ई कर लेता हूं। मैंने इसको ऐसे 6 को मैंने 2 इंटू 3 में तोड़ा और गामा एल और ए को एक तरफ लेकर आया और इस एल इंटू 2 इंटू ए इंटू ई को एक तरफ लेकर गया। इस वाली चीज को मैं देखूंगा, अब ये टोटल वेट यहां पर बन जाएगा, टोटल वेट इंटू एल अपॉन 2AE। फिर से वही कंसेप्ट आ गया, सीधा सीधा जो फॉर्मूला पीछे था हमारा वही फॉर्मूला हमारा यहां भी बनता है। सेम हमने देखा था कि जो केस था हमारा प्रिज्मेटिक बार का, वहां पर भी जो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट था डब्ल्यू एल अपॉन 2AE था, और टेपर्ड बार में भी डब्ल्यू एल अपॉन 2AE ही होने वाला है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा टेपर्ड सेक्शन है इस केस में, हमारा जो टेपर्ड सेक्शन है इस केस में, इस तरीके का एरिया हमारा हमेशा ऊपर वाला है, एरिया हमेशा हमारा ऊपर वाला एरिया है। ये हमारा टेपर्ड सेक्शन है जिसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला और जिसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला, दोनों के दोनों इस टेपर्ड सेक्शन के लिए है, जहां पर आपका नोज बनता है, जीरो एरिया है और ऊपर का एरिया ए है। तो इसीलिए इसका जो वॉल्यूम है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होने वाला है, जिसको हम यहां रख करके सॉल्व किए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी हम इन दो चीजों को कंपेयर करने वाले हैं। क्या कंपेयर करने वाले हैं, हमने देखा कि फॉर प्रिज्मेटिक बार और फॉर टेपर्ड बार, प्रिज्मेटिक बार और टेपर्ड बार, मैंने यहाँ पर डेल जो सेल्फ वेट की वजह से डब्ल्यू वो निकाला और गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E निकाला। यहाँ पर जो निकला हमारा सेल्फ वेट की वजह से वो निकला गामा एल स्क्वायर अपॉन 6E निकला। आप देखेंगे तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, याद रखिएगा। यहाँ पर भी इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, याद रखिएगा। तीसरी बात आप याद रखिएगा कि इलोंगेशन, तीसरी बात, क्वेश्चन जो पेपर में आता है मैं केवल वही बता रहा हूँ, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन टेपर्ड बार और प्रिज्मेटिक बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, एल क्यूब, एल की पावर 4, तो हमेशा एल स्क्वायर होता है। यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। सर आपने अभी कहा था कि ड्यू टू सेल्फ वेट तो ये भी होता है, एक सेकेंड, कि सर आपने कहा था कि ड्यू टू सेल्फ वेट तो इलोंगेशन ये भी होता है, और यहाँ तो डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो एल और एल स्क्वायर में से किसको ऑप्शन में चूज करना है, तो याद रखिएगा कि जब भी सेल्फ वेट का कंसेप्ट आएगा तो यही आपका डेल होने वाला है। ये चीज हम बाद में मैनेज कर लाए हैं, ये एक्चुअल चीज नहीं है, एक्चुअल कंडीशन ये नहीं है। एक्चुअल कंडीशंस ये है, डेरिवेशन में कंडीशंस ये होते हैं, ड्राइव करते हैं फॉर्मूलाज को तो ये कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशन तो मॉडिफाइड कंडीशंस है, एक्चुअल कंडीशंस ये हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है, ना कि एल। जबकि इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। अगर एक्सटर्नल लोड पूछेगा तो हम बेशक ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 2 को हाइड करते हुए डब्ल्यू एल अपॉन ए। लेकिन सेल्फ वेट की वजह से पूछेगा तो इसको इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा एल स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होगा। तो ये याद रखिएगा कंसेप्ट।
ठीक है। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि मैं कह सकता हूं कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल्स टू कितना, यहां 2 है यहां 6 है, तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ elongation ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ टेपर्ड बार। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। elongation ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज 3 टाइम्स ऑफ elongation ड्यू टू सेल्फ वेट इन टेपर्ड बार। इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि टेपर्ड बार का पूछ ले 1/3 टाइम्स ऑफ प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है कि रेशो कितना होगा कि elongation ड्यू टू सेल्फ वेट इन प्रिज्मेटिक बार टू द elongation ड्यू टू सेल्फ वेट इन टेपर्ड बार, यानी कि प्रिज्मेटिक बार अपॉन टेपर्ड बार का रेशो क्या होगा, 3 होगा, और टेपर्ड बार अपॉन प्रिज्मेटिक बार का रेशो क्या होगा, 1/3 होगा। तो ये कुछ दिमाग से आपको लगाना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ यहीं से आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, हमने हमारा बार वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आता है बार्स इन सीरीज एंड बार्स इन पैरेलल के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं। बार्स इन सीरीज एंड बार्स इन पैरेलल। बार्स इन सीरीज एंड बार्स इन पैरेलल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, बार इन पैरेलल बार इन सीरीज का मतलब होता है, देखिए सीरीज का मतलब होता है जब एक के साथ एक जुड़ा चला जाए एक लाइन में। जैसे ये है आपका बार इन सीरीज, ये है सीरीज और ये है पैरेलल। बार इन पैरेलल का मतलब होता है जब आपका बार इस तरीके से लगे हुए हों, एक बार, दूसरा बार, इस तरीके से ये 3 बार लगे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जब उस इस तरीके से अरेंजमेंट में एक के बाद एक के एंड से दूसरे का एंड टच होता हो, एक के एंड से दूसरे का एंड टच होता हो तो बार इन सीरीज है। जब एक के फेस से दूसरे का फेस टच होता हो तो बार इन, या सरफेस से सरफेस टच होता हो तो हम कह सकते हैं बार इन पैरेलल होने वाले हैं। ये बार्स इन पैरेलल में है, ये बार्स इन सीरीज में है। ठीक है, तो बार्स इन सीरीज एंड बार्स इन पैरेलल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बार्स इन पैरेलल की सीरीज में पढ़ता हूं। मैं जानता हूं एक मेंबर है, इसकी लेंथ L1 है, मेंबर 2 है, इसकी लेंथ L2 है, मेंबर 3 है, इसकी लेंथ L3 है। ठीक है, 3 बार हमने सीरीज में लगाए जिनकी लेंथ अलग अलग है। मैं तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 है। ठीक, इस पर लगने वाला जिसका जो E है, इलास्टिक कांस्टेंट E1, इसका इलास्टिक कांस्टेंट E2 और इसका इलास्टिक कांस्टेंट E3 है, मैंने मान लिया। और इन कंडीशंस में रहते हुए, सीरीज में रहते हुए, इसके ऊपर मैं एक एक्सटर्नल लोड P लगाता हूं, एक एक्सटर्नल लोड P यहां पर लगाता हूं। ठीक है, मैं अब कहता हूं कि इसको सॉल्व करना है, हमें किन किन चीजों को याद रखना है बार्स इन पैरेलल सीरीज में जब लगे हुए हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? स्टैटिक इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब बनेगा? जब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो हो जाए, या तो यानी कि फोर्स इन समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन जीरो हो जाए, या फिर मैं कह सकता हूं कि फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन इक्वल्स टू फोर्स इन राइट डायरेक्शन, या अप डायरेक्शन इक्वल्स टू डाउन डायरेक्शन, या फिर अप और डाउन। जो भी कंडीशन हो कि आपके जो एक कुछ फोर्स इस राइट डायरेक्शन में लग रहे हैं, कुछ लेफ्ट में लग रहे हैं, तो इन दोनों को जो राइट में, जितने राइट में लग रहे हैं उतने ही लेफ्ट में लगने चाहिए, या फिर जितने अपवर्ड लग रहे हैं उतने ही डाउनवर्ड भी लगने चाहिए। जब बराबर होंगे ये, तभी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो मैंने इसको लिख दिया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए सीरीज में अगर बार लगे हुए हैं तो। अब उसका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब मैं, इतनी बात समझ में आई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। 3 बार मैंने लगा दिया, मैं इन 3 ही बारों को पकड़ के आगे चलता हूँ। ये आपके 3 बार लगे हुए थे जिनकी डिटेल मैंने पीछे लिख दिया, आपने अपनी कॉपी में लिख ली होगी आई होप। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ इसकी L1 है, यहाँ L2 है, यहाँ L3 है,
एरिया इसका A1 E इसका E1, एरिया इसका A2 E इसका E2, एरिया इसका A3 E इसका E3। ठीक है, इस तरीके से बार लगे हुए हैं। मैंने इसमें क्या किया, मैंने कहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। भैया स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो ये बार चलेगा कैसे? तो हम क्या करते हैं, मान लेता हूं कि इधर से मैंने इसको फिक्स करके रखा था, मैंने इसको इधर से फिक्स करके रखा था और इस डायरेक्शन में यहां पर मैंने 3p लोड लगा दिया। कितना? 3p लगा दिया। मैं 3p को भी हटा देता हूं। मैं आपके लिए क्या करता हूं, यहां पर एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूं। मैंने यहां पर 1000 न्यूटन का लोड लगा दिया। कितना? 1000 न्यूटन का लोड लगा दिया। और अब मैंने क्या कहा कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मैं लोड लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में, इस डायरेक्शन में एक लोड लगा रहा हूं। इस लोड की वैल्यू जो मैंने रखी है वो रखी है मैंने 500 न्यूटन। कितना? 500 न्यूटन मैंने इस लोड की वैल्यू रख दी। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ रिएक्शन कितनी होंगी इस एंड पर। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस एंड पर रिएक्शन क्या होंगी, यहां पर रिएक्शंस क्या होने वाली हैं, रिएक्शन बताओ यहां पर कितनी होंगी। नाम रख देता हूं A B C और D। रिएक्शन बताओ कितनी होने वाली है। तो कैसे पता लगेगा रिएक्शन? मैंने कहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्सेज इन राइट डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू फोर्सेज इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो एक देखो, जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं कितने? 1000 लगे हुए हैं। ये किसके बराबर होने चाहिए? फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगे, इस डायरेक्शन में कितने फोर्स? 500। तो ये लगा हुआ है प्लस और कुछ नहीं है तो रिएक्शन लगाना पड़ेगा, तभी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आएगा। तो रिएक्शन कितना आ गया? 500 आ गया। डायरेक्शन क्या आई है? डायरेक्शन आई है भैया, इस डायरेक्शन में 500 का रिएक्शन लगेगा। जाहिर सी बात है, हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारा। बात समझ में? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा तभी जब आपके फोर्सेज इन राइट डायरेक्शन इक्वल्स टू फोर्सेज इन लेफ्ट डायरेक्शन और फोर्सेज इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू फोर्सेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होंगे, तो ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। और वो कंडीशंस हैं ये। और इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब आपको फंसाने के लिए पेपर में क्या करेगा, आपका बेवकूफ बनाएगा। कैसे बनाएगा बेवकूफ? ऐसे बनाएगा। क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगा देगा भैया, यहाँ पे लगा है 4p का लोड। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगा देगा भैया, यहाँ लगा है 2p का लोड। कहेगा एक पॉइंट Q दिया हुआ है, इस Q पर कोई लोड लगा हुआ है M। बताओ M की वैल्यू क्या होगी? बताओ M की वैल्यू क्या होगी? M कितना होना चाहिए? कैसे पता लगेगा भैया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम चेक कर लो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। वो कब होगा? जब फोर्सेज इन राइट डायरेक्शन इक्वल्स टू फोर्सेज इन लेफ्ट डायरेक्शन होंगे। तो एक डायरेक्शन वाले फोर्सेज देखो जो इस डायरेक्शन में है, कितने हैं? 2p प्लस 4p। जो एक डायरेक्शन में वो ऐड होते चले जाएंगे। ये इक्वल होने चाहिए किसके? जो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में m लग रहा है, तो m इक्वल्स टू कितना? 6p। आंसर, ये आंसर आ गया भाई। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में यही आंसर होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। बात समझ में आई? तो बार्स इन सीरीज में हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम सबसे पहला पॉइंट है चेक करना। उसी से हम रिएक्शंस निकाल सकते हैं। एक बार रिएक्शन निकल गई फिर हम क्या निकालेंगे? आगे बढ़ते हैं। एक बार रिएक्शन निकल गई फिर हम क्या निकालेंगे? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 4p, इधर 2p और इधर मैंने निकाला m। ये क्वेश्चन था मेरा। मेरी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसका एरिया A2 है और E2 है, एरिया A1 है और इलास्टिक कांस्टेंट E1 है। ठीक है, इसको 2 कर लो, इसको L1 कर लो, इसको 1 कर लो। ये ठीक, नाम रख देते हैं इसके ABC। अब है इसको सॉल्व करना। अब बताना है मेरे को टोटल इलोंगेशन कितना होगा। टोटल इलोंगेशन क्या होगा मेरे को ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा भाई? सिंपल सा कंसेप्ट है। टोटल इलोंगेशन क्या है भैया? देखो ये मैं कितने बार दिखाई दे रहे हैं? 2 बार। मैं दोनों बारों को अलग अलग कर लेता हूं। ए बी को अलग कर लिया, बी और सी को अलग कर लिया, दोनों बार तोड़ के अलग लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो जो सबसे एक्सट्रीम वाले लोड है वो लगा दो। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल एंड पर लगे हुए हैं। एंड पर क्या लगा हुआ है? 4p। ये तो कहीं नहीं जाएगा, इसको तो यहीं लगा दो। सी पर लगा हुआ है 4p, मैंने यहां लगा दिया। अब मैंने कहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। भाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होगा? अगर इधर इस डायरेक्शन में 4p लगा है तो उसके रिवर्स भी 4p लगना चाहिए, तभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता। वरना तो एक बार भागने लग जाएगा। इसको रोकना भी तो है। अब रोकने के लिए यहाँ पे 4p लगा दो। लगा दिया 4p। तो बी पर कितना? यहाँ बी है, ये बी पॉइंट, बी वाले एरिया पे कितना पॉइंट, कितना लोड दिख गया? 4p। जबकि यहां देख रहे हो बी वाले पे कितना लोड है? m। m कितना आया था आपका? 6p।
m इक्वल्स टू आया था 6p, कैसे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम से। तो क्या लगना चाहिए? बी पर 6p लोड होना चाहिए। यहां कितना दिख रहा है? खाली 4p, तो कितना रह गया? 2p लोड रह गया। 6p कब बनेगा? ये 4p प्लस 2p, तो वो 2p कहां लगेगा? यहां लगेगा। 2p और लगा दो। अब देखो जब इन दोनों का आप जोड़ोगे तो 2p प्लस 4p, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के ऐड होंगे, मैंने कहा फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन ऐड ही होने, राइट डायरेक्शन भी ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन माइनस होंगे। तो 2p प्लस 4p 6p हो जाएगा ऐड होते ही। बात समझ में आई? तो ये 6p जो था भाई, पहले मैंने 4p जो था वो लगा दिया। अब इस 4p को बैलेंस करने के लिए इधर भी 4p चाहिए, मैंने इधर भी 4p लगा दिया। जब इधर 4p लगा दिया तो था मेरे पे 6p, बचे कितने? 2p। वो 2p मुझे यहाँ लगाने पड़ेंगे ताकि बैलेंस रहे, अदरवाइज तो स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं रहेगा। यहां अगर 2p लगा हुआ है, इसे रोकने के लिए इधर भी 2p लगना चाहिए, तो इधर भी 2p लग गया, ये वाला 2p लग गया। हो गए सारे फोर्स बैलेंस। ये भी स्टैटिक बैलेंस में आ गया, ये भी स्टैटिक बैलेंस में आ गया, सारे फोर्सेस भी बैलेंस हो गए, सब कुछ बैलेंस हो गया। L2 A2 E2 A1 E1 और L1। तो इसका भी एलोंगेशन निकाल लूंगा। डेल 2 निकाल लेता हूं, कितना होगा भैया? लोड कितना लग रहा है? लोड कितना लग रहा है इस मेंबर में? इस वाले मेंबर में कितना लोड लग रहा है? 2p लोड लग रहा है। कितना? 2p। तो इसका डेल 2 हो गया 2p, तो लोड हो गया। लंबाई कितनी इसकी? L2, एरिया A2 और E2, ये तो हो गया इसका इलोंगेशन। और इस तरह इस वाले का इलोंगेशन क्या होगा? डेल 1 कितना भैया? लोड लग रहा है 4p, लेंथ है L1, एरिया है A1 और E1। ठीक, लेकिन एक बात अब ध्यान देने वाली है, इधर जो लोड लग रहा है वो टेंसाइल है, इधर जो लोड लग रहा है वो कंप्रेसिव है। अब एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि नेचर अलग है। अब नेचर का खेल आ गया, लोड की नेचर का जो खेला है। अब देखो एक तो मेंबर की लेंथ को बढ़ा रहा है, एक मेंबर की लेंथ को घटा रहा है, तो दोनों मिलकर क्या इफेक्ट देंगे? जो ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि जो लोड लेंथ बढ़ा रहा था अगर वो ज्यादा है, तो दोनों को कंबाइन करके लेंथ बड़ी होगी इस मेंबर की, ऊपर वाले की। अगर कंप्रेसिव लोड ज्यादा है, यानी कि लेंथ घटने वाली लेंथ ज्यादा है और बढ़ने वाली लेंथ यहां से कम, यहां से बढ़ने वाली लेंथ तो 2 mm है, यहां से घटने वाली लेंथ 3 mm है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? लेंथ घटी होगी 1 mm। जाहिर सी बात, लेंथ घटने वाला इफेक्ट अगर 5 mm है, लेंथ बढ़ने वाला इफेक्ट अगर 10 mm है, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा? कंबाइंड इफेक्ट, लेंथ बड़ी होगी कितनी? 5 mm। जाहिर सी बात, तो ऐसा ही यहां होगा। तो इसलिए नेचर का खेल है, मैं कंप्रेसिव को नेगेटिव, टेंसाइल को पॉजिटिव लूंगा, तो मेरा जो टोटल जो इलोंगेशन होगा, टोटल इलोंगेशन जो होगा क्या होगा? टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव। तो मेरा टोटल जो इफेक्ट आएगा वो आएगा 4p L1 A1 E1 माइनस 2p L2 A2 E2। ये होगा मेरा टोटल जो इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है कि भैया इस तरीके से आपका काम चलता है, इस तरीके से आपका काम होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे लगा दूं आपका, कोई बार जो पेपर में जो पूछा जाता है उस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन बना के दे देता हूं। क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाएगा, लोड P लगा है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L/2 है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A/2 है, इसका EE है, इसका EE है। तो बताओ टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इनके नाम रखो A B C, चेक करो स्टैटिक बैलेंस है, बिल्कुल स्टैटिक बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अब मैं इसको दो अलग अलग उसमें तोड़ लूंगा, पहले ए बी को बनाऊंगा, फिर बी सी को बनाऊंगा। जो एक्सट्रीम पे है मैंने कहा पहले उन्हें लगा दो। पी मैंने यहां लगा दिया सी पर। अगर सी पे मैंने पी इधर लगाया तो इसको बैलेंस करने के लिए बी पर इधर भी एक पी लगाना पड़ेगा। मैंने अगर इधर पी लगा दिया, अगर मैंने इधर पी लगा दिया तो मैंने यहां जाकर देखा यार इधर तो कोई लोड ही नहीं है, यहाँ तो कोई लोड है ही नहीं, लेकिन मुझे पी दिखने लगा, तो इस पी को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे इधर भी एक पी लगाना पड़ेगा। अब देखो एक पी इस डायरेक्शन में, एक पी इस डायरेक्शन में, दोनों इधर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो पी पे बी पे क्या बचा? कुछ नहीं। यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर लगा है तो स्टैटिक बैलेंस के लिए इधर भी एक लोड लगा होगा, वो ये वाला लोड हो गया। तो दोनों के दोनों बैलेंस में आ गए, दोनों तरफ पी लोड लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बी पर देखोगे ये प्लस और ये नेगेटिव मिलकर बी पर जीरो लोड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, जीरो लोड है तो जीरो लोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो लेंथ इसकी L, इसकी लेंथ L/2, इसका एरिया A, इसका एरिया A/2, तो होने वाला इलोंगेशन क्या होगा? देखो दोनों टेंसाइल नेचर है, इस पे भी टेंसाइल हो रहा है, इस पे भी टेंसाइल हो रहा है, तो होने वाला जो इलोंगेशन होगा वो समेशन हो जाएगा किसका? इलोंगेशन ऑफ 1 प्लस इलोंगेशन ऑफ 2, यानी कि डेल ऑफ ए बी प्लस डेल ऑफ बी सी होने वाला है। मेरे को इसकी वैल्यू पता है कितनी है, कितना? पी एल अपॉन ए ही होता है, तो पी तो पी ही है, एल कितना है? एल है, एरिया कितना है? ए, और ई कितना है? ई। यहां क्या होगा? पी कितना है? पी, एल कितना है? L/2, एरिया कितना है? A/2 इंटू ई। तो मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? यहां से बाय 2 से बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कट गया। तो बचा क्या? ये भी पी एल अपॉन ए ही बचेगा, ये भी पी एल अपॉन ए ही बचेगा। तो टोटल जो आपका इलोंगेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका? कितना भैया? ये पी एल अपॉन ए, ये भी पी एल अपॉन ए, जब दोनों ऐड होंगे तो 2 पी एल अपॉन ए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपका बार्स इन सीरीज से थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो हमने अभी वही किया खत्म, ठीक है। चलो, बार्स इन सीरीज खत्म हुआ। अब हम बार्स इन पैरेलल के बारे में देखते हैं। बार्स इन पैरेलल, ठीक है। बार्स इन पैरेलल में क्या होगा? आपको बार को देखना, उसके बारे में एक चीज समझ जानी है देखते ही, और वो चीज क्या है? वो चीज क्या है कि दो बार अगर पैरेलल में है, मान लेते हैं, मैं इसको हटाता हूं जरा, ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। स्टील और एल्यूमिनियम के दो बार हैं जो ऐसे लगे हुए हैं, ठीक, बीच में खाली हवा है, बस समझ में आई? है क्या? इन दोनों के बीच नीचे मैंने एक प्लेट बांध दी है, रिजिड, कैसी? एक रिजिड प्लेट बांध दी है। रिजिड प्लेट का मतलब इस प्लेट के अंदर कोई इलोंगेशन नहीं होगा, इस प्लेट के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला, क्योंकि वो रिजिड है। बस समझ भाई, एक रिजिड प्लेट मैंने बांध दी। अब मैंने यहाँ पर कोई एक लोड लेके यहाँ पर लगा दिया, कोई लोड पी लगा दिया मैंने कहीं पे, इस बार में नीचे से मैंने इन दोनों बार के कॉम्बिनेशन में एक लोड पी लगा दिया इस प्लेट पर। कंडीशन क्या है? पैरेलल, बार इन पैरेलल की कंडीशन है फर्स्ट, जो ये प्लेट है, जो ये प्लेट है, इट विल रिमेन, मैं यहाँ प्लेट ही लिख रहा हूं तो समझ जाना प्लेट में किसको लिख रहा हूं, ठीक है। प्लेट हॉरिजॉन्टल की हॉरिजॉन्टल रहेगी, प्लेट टिल्ट नहीं हो सकती है, प्लेट हॉरिजॉन्टल ही बढ़ेगी, नीचे बढ़ेगी तो हॉरिजॉन्टल ही बढ़ेगी, ऐसे ऐसे ही होगा मूवमेंट, प्लेट का हॉरिजॉन्टल ही रहेगी हर कंडीशन में, प्लेट टिल्ट नहीं हो सकती। पहला कंडीशन, प्लेट टिल्ट नहीं होगी। प्लेट अगर टिल्ट नहीं होगी तो इसका मतलब जितनी लेंथ स्टील की बढ़ेगी उतनी ही लेंथ एल्यूमिनियम की भी बढ़ेगी। जब दोनों की लेंथ बराबर बढ़ेगी तो प्लेट हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। पहली कंडीशन है ये बार इन पैरेलल की, प्लेट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल। और अगर वर्टिकल प्लेट है, अगर मान लो बार ऐसे लगे हुए और प्लेट ऐसे लगी हुई है, तो प्लेट विल ऑलवेज रिमेन वर्टिकल, कभी भी टिल्ट नहीं होगी। बस पहली कंडीशन याद रखोगे तो तुम्हारा सारा काम खत्म। इस कंडीशन को याद रखो। अब देखो, दोनों के बार की लेंथ L है, ये दोनों बराबर है अभी इस केस में, बाकी छोटे बड़े हो सकते हैं, वो तो मैं अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, ई ऑफ स्टील और ई ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक, बात होगी। क्योंकि डिफॉर्मेशन क्या होगा? डिफॉर्मेशन इन स्टील विल बी इक्वल्स टू डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम। मैंने कहा कि प्लेट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल रहना है, तो डिफॉर्मेशन दोनों में बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो डिफॉर्मेशन जब दोनों में बराबर होगा तो भैया डिफॉर्मेशन बराबर हो कैसे सकता है? आप एक बार बताओ, खुद ही सोचो क्या कारण हो सकता है डिफॉर्मेशन बराबर होने के। देखो, अगर मैं स्टील और एल्यूमिनियम दोनों पे सेम लोड लगाऊंगा तो डिफॉर्मेशन बराबर तो होगा नहीं, स्टील कम बढ़ेगा, एल्यूमिनियम की लंबाई तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि मैंने लोड पी लगाया हुआ है, लेकिन ये पी लोड अगर मैं स्टील में भी पी लोड लगाऊं और एल्यूमिनियम में भी पी लोड लगाऊं तो ये जाहिर सा कॉमन सेंस है, एल्यूमिनियम की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और स्टील की कम बढ़ेगी,
क्योंकि स्टील ज्यादा रिजिड है। रिजिड मतलब इन द सेंस स्टील की स्टिफनेस ज्यादा है, स्टील में एलोंगेशन कम होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मैंने आपको बताया था किसमें, जब हमने पढ़ा था आपका मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वहां मैंने चीजें डिस्कस की हैं थोड़ी बहुत। तो क्योंकि रिजिड ये ज्यादा स्टिफ है जाहिर सी बात है, इसलिए इसकी लेंथ कम बढ़ेगी। तो अब होगा क्या, अब लोड के साथ क्या हुआ, जब अब क्योंकि दोनों का एलोंगेशन तो बराबर हुआ है, तो कारण क्या रहा होगा, कारण रहा होगा कि ये लोड ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हुआ भाई, क्योंकि दोनों का एलोंगेशन बराबर है, तो अगर मैं कुछ लोड इसमें से स्टील ले गया, कुछ लोड इसमें से एल्यूमिनियम ले गया, अब अगर दोनों बराबर ले जाते लोड, यानी कि P/2 स्टील को मिल जाता, P/2 एल्यूमिनियम को, तब भी बेकार होगी थी कंडीशन, क्योंकि तब भी दोनों में बराबर इलोंगेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि स्टील कम बढ़ता उस कारण में और एल्यूमिनियम ज्यादा बढ़ जाता। तो क्या हुआ होगा, हुआ क्या, लोड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि लोड का एक हिस्सा PS चला गया स्टील के पास, एक हिस्सा P एल्यूमिनियम चला गया एल्यूमिनियम के पास। अब कौन सा बड़ा है कौन सा ज्यादा है वो तुम खुद सोचो, समझ में तुम्हें आ ही गया होगा, इतना मैंने हिंट तुम्हें दे दिया। तुम्हें पता होना चाहिए PS ज्यादा होगा कि PL ज्यादा होगा। इसके लिए एक और कंडीशन आगे आएगी, वो भी हम देखेंगे कब क्या सिचुएशन होती है। हुआ क्या, लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा PS और P एल्यूमिनियम, ठीक होगा क्या अब ये, तो मैंने कहा अब यहां पे होगा भी क्या, P डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना दो भाग में, तो मैं एक इक्वेशन बनती है कि लोड इन स्टील लोड इन एल्यूमिनियम का समेशन टोटल लोड P के बराबर होना चाहिए, ये तो कंडीशन बनेगी, यही सिचुएशन बनेगी, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पे होगा PS स्टील का, L तो बराबर है ही दोनों में, एरिया ऑफ स्टील और E ऑफ स्टील इक्वल्स टू P ऑफ एल्यूमिनियम इंटू L, दोनों में बराबर है एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इंटू E ऑफ एल्यूमिनियम। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कंडीशन बनेगी PS अपॉन ASES इक्वल्स टू P एल्यूमिनियम अपॉन A एल्यूमिनियम और E एल्यूमिनियम। ये कंडीशन, एक इक्वेशन यहां से बनी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशन है, दो अननोन है, अननोन क्या है, अननोन क्या है, दो अननोन बोल रहा हूं, कौन से दो अननोन, अननोन है PS और P एल्यूमिनियम, इसमें भी ये दोनों अननोन है, मुझे नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, यहां भी ये दो अननोन है, मुझे नहीं पता इनकी वैल्यू क्या, मैं क्या करूंगा, यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लूंगा, कैसे, मैं लिख सकता हूं PS इक्वल्स टू P माइनस P एल्यूमिनियम, और ये PS की जगह पुट कर दूंगा, यहां पर PS की जगह पुट कर दूंगा P माइनस P एल्यूमिनियम, और इन दोनों की वैल्यू मुझे न्यूमेरिक वैल्यू पता ही है, सॉल्व करूंगा तो यहां से मेरा P एल्यूमिनियम कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि टोटल P मुझे पहले से पता ही होगा, भाई P तो मुझे पता ही होगा ना, P की वैल्यू 100 किलो न्यूटन है, 1000 है, किलो न्यूटन है, क्या वो मुझे पहले से पता होगी, तो वहां मेरा PS निकल जाएगा, यहाँ से P एल्यूमिनियम निकलेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो PS निकल जाएगा, पता लग जाएगा स्टील को कितना मिला, एल्यूमिनियम को कितना मिला, और किस वजह से यहाँ पर सेम इलोंगेशन हो गया। ये हमारा बार्स इन पैरेलल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है बार्स इन पैरेलल के अंदर, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बार्स इन पैरेलल में आपको इतना याद रखना है बस। आगे थर्मल स्ट्रेस, एक चीज होती है थर्मल स्ट्रेस भी, अभी तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में तो पढ़ लिया, नॉर्मल स्ट्रेस हमने पढ़ ली कि भैया स्ट्रेस होती है लोड अपॉन एरिया होता है, नॉर्मल स्ट्रेस है P अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में हमने लोड लगाया, लोड की वजह से उसका क्रॉस सेक्शन को डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है थर्मल स्ट्रेस क्या है, थर्मल स्ट्रेस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, देखो होता क्या है कि थर्मल स्ट्रेस का मतलब है, थर्मल मतलब तो सभी समझते हैं, थर्मल मतलब टेम्परेचर मतलब हीट कह सकता हूं मैं ना, थर्मल मतलब हीट समझ जाओ, कि हीट की वजह से क्या होगा, जब भी मैं किसी मेंबर को गर्म या ठंडा करूंगा, जब भी मैं किसी मेंबर को गर्म या ठंडा करूंगा तो उसकी लेंथ में कुछ परिवर्तन होता है, उसके आकार साइज में कुछ परिवर्तन होता है, उन्हीं को हम थर्मल परिवर्तन, थर्मल चेंजेस या थर्मल वो बोलते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, टेम्परेचर बढ़ता है तो वस्तु एक्सपैंड करती है। नॉर्मली जितनी भी आपके पास मेटल्स हैं, आपका मटेरियल्स है, जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे वो ऐसे ही होंगे, जब हम उन पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उनको हीट देंगे
उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने का मतलब है उनका साइज बड़ा हो जाएगा, उनका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सपैंड कर जाएंगे, खुल जाएंगे। सारे के सारे मटेरियल जितने भी हम थर्मल यहाँ इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे स्टील हो, चाहे स्ट्रक्चरल स्टील हो, कोई भी हो, सबका एक्सपेंशन होता है हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर घटता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब टेम्परेचर घटेगा तो सिकुड़ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैल जाएंगे। ये नेचुरल फिनोमिना है, इसको आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग से भी कॉमन सेंस से लगाकर समझ सकते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। कारण क्या है वो हमारा विषय वस्तु नहीं है फिलहाल। ठीक है। चलिए, हुआ क्या थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, एक चीज हमेशा याद रखो यार, कि आप जब देखोगे ना, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन होगा। मैं ज्यादा गर्म करूंगा तो ज्यादा एक्सपेंशन होगा, कम गर्म करूंगा तो कम एक्सपेंशन होगा। अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ज्यादा हीट दूंगा तो ज्यादा एक्सपेंशन होगा, कम हीट दूंगा, कम टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, कम एक्सपेंशन होगा। पहला कंडीशन तो ये है, ठीक है। यानी कि पहली सिचुएशन क्या है, मोर राइज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है राइज, मोर राइज इन टेम्परेचर मीन्स मोर एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है, मोर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आपका, फर्स्ट कंडीशन तो हो गया मोर राइज इन टेम्परेचर मोर एक्सपेंशन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। एक चीज और समझ के चलो, मान लो आपके पास, मान लेते हैं मेरे पास एक मटेरियल है स्टील और एक मटेरियल है एल्यूमिनियम, ठीक है। मेरे पास एक मटेरियल है स्टील और एक मटेरियल है एल्यूमिनियम। आप ध्यान से सोचो, मेरे पास दो मटेरियल है, एक स्टील है एक एल्यूमिनियम है, दोनों का सेम साइज है, दोनों सेम डायमेंशन है एकदम, दोनों की डायमेंशन सेम है, दोनों का टेम्परेचर, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का एरिया सेम, सब कुछ सेम है, बस ई अलग अलग है दोनों का, वो तो अलग होना ही है। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों का टेम्परेचर राइज करता हूँ, सेम टेम्परेचर बढ़ाता हूँ दोनों का, दोनों को मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता हूँ, दोनों को 25 से लेके 100 तक, यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस मैंने उनका दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अभी 25 पर थे और 100 तक ले गया। अब मुझे आप कॉमन सेंस से सोचो, क्या दोनों की लंबाई में जो परिवर्तन होगा बराबर होगा, या किसी में ज्यादा किसी में कम होगा? ऑब्वियस है दोनों में बराबर नहीं होने वाला है। इसका कारण है, इसका हम देखेंगे क्या कारण है। दोनों में बराबर एक्सटेंशन नहीं होता है, हो सकता है एल्यूमिनियम की लेंथ ज्यादा बढ़े, स्टील की ज्यादा बढ़े, ये हम देख लेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दूसरा कारण है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक क्वांटिटी होती है जो इस चीज को इफेक्ट डालती है। अगर दो मटेरियल का अगर सेम डायमेंशन के भी मैं मेंबर बनाऊं और दोनों को सेम टेम्परेचर तक भी हीट करूं, तब भी हमारा चेंज इन लेंथ दोनों में अलग अलग होगा। और इसके पीछे का जो कारण है वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसको हम अल्फा से दिखाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो दूसरा कारण है हमारे पास थर्मल स्ट्रेसिस के लिए हम जो पढ़ रहे हैं, हमने अभी थर्मल स्ट्रेसिस को नहीं देखा, हमने केवल ये देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट है क्या, मटेरियल में होता क्या है। हमने कहा मैं जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन होता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने देखा कि अगर मैं सेम टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ दो अलग अलग मटेरियल का, तो दोनों का एक्सटेंशन अलग अलग हो रहा है, दोनों की लंबाई में परिवर्तन अलग अलग हो रहा है। तो एक और चीज है, कोई और चीज भी है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो मैंने कहा उसका नाम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन रख देता हूं। तब मैंने जब इन दोनों चीजों को कलेक्ट किया तो मैंने कहा कि यार जो चेंज इन लेंथ हो रहा है, जो स्ट्रेन आ रहा है, जो भी आपका इसमें स्ट्रेन आ रहा है, कितना जो स्ट्रेन आ रहा है थर्मल की वजह से, वो स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और वही स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। यानी कि कह सकता हूं कि वो जो थर्मल स्ट्रेन है, जो आपका थर्मल स्ट्रेन है, मैं उसको क्या कह सकता हूं कि वो आपका, ये इसको हटा देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, लेकिन एक क्वांटिटी है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, वो है आपका, जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं तो एक अल्फा लेकर आता हूं, टेम्परेचर लेकर आता हूं। मैंने कहा कि जो आपका
कोफिशिएंट यानी कि स्ट्रेन जो हो रहा है आपका ड्यू टू थर्मल, वो क्या हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है, एक अल्फा पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए सेम टेम्परेचर चेंज करने पर भी मुझे अलग अलग एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ दिखाई देता है। तो उसका किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक प्रॉपर्टी पर। वो क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, वो है अल्फा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, स्ट्रेन मटेरियल के अंदर। और क्योंकि स्ट्रेन को मैं पहले से पढ़ चुका हूं, इसको मैं चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ भी लिखता हूं, तो मैं इसको अल्फा इंटू टी भी लिख सकता हूं, यानी कि मैं चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन को क्या लिख सकता हूं, अल्फा इंटू एल इंटू टी लिख दो या डेल्टा टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकता हूं मैं। ये होता है आपका थर्मल डिफॉर्मेशन, ठीक है, ये होता है आपका थर्मल डिफॉर्मेशन, ठीक। थर्मल डिफॉर्मेशन ये है। इतना याद रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो थर्मल डिफॉर्मेशन मैंने लिख दी। ठीक है, कुछ चीजें इसके बारे में अब जरूरी है। आपको जब थर्मल डिफॉर्मेशन के बारे में आता है, थर्मल आपने डिफॉर्मेशन देखा यार, ठीक है ऐसा होता है, लेकिन अब कंडीशंस आती हैं कि दो कंडीशन आती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम थर्मल स्ट्रेस है, स्ट्रेस की तो बात ही नहीं करी आपने अब तक। आपने कहा यार थर्मल डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, स्ट्रेस की तो बात ही नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहा हूं मैं बात। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस कब आती है और कब नहीं आती। कंडीशन है दो। एक कंडीशन सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, बार जो है या फिर जो भी मेंबर है वो क्या है, फ्री टू एक्सपेंड है, बार इज फ्री टू एक्सपेंड। बार अगर फ्री टू एक्सपेंड है, फुलने के लिए फ्री छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बार फ्री टू एक्सपेंड अगर है, मान लो कि ये बार है, ये किसी प्लेट पर पड़ा हुआ है, किसी प्लेट के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर, वो भी कैसी सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। कैसी, फ्रिक्शनलेस, इतना याद रखिएगा। कैसी सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब है कि वो कोई फ्रिक्शन ही नहीं दे रही है इसकी, अगर ये लंबाई बढ़ रही है इसको बढ़ने दे रही है। किसके ऊपर पड़ा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। बार ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, मैं इसका टेम्परेचर राइज करता हूं, मैं इसका टेम्परेचर राइज करता हूं, टेम्परेचर राइज करूंगा डेल्टा टी, राइज कर रहा हूं, इतना याद रखिएगा, घटा नहीं रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब पहले T1 था, T2 कर रहा हूं, तो राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 हो जाएगा। पहले इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जो था इसका, वो T इनिशियल था, मैंने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद इसका जो फाइनल टेम्परेचर हुआ वो T फाइनल हो गया, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या होगा, वो हो जाएगा आपका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो डेल्टा टी ये है, राइज इन टेम्परेचर कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर इसको छोड़ दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये जितना चाहे उतना एक्सपेंड हो सकता है, फ्रीली एक्सपेंड हो सकता है। और जब कोई बार फ्री टू एक्सपेंड हो या फ्रीली एक्सपेंशन करता हो, कोई रेजिस्टेंस वो फेस ना करे, तो इस कंडीशन में बार के ऊपर क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इसलिए कोई भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी जनरेट नहीं होगा। जब कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। स्ट्रेस कब आएगी, जब मटेरियल रेजिस्ट करेगा, जब मटेरियल को रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। जब मटेरियल रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ही डेवलप नहीं होगा। जब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं होगा तो किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। तो मैं इस कंडीशन में, जब बार फ्री टू एक्सपेंड हो, और बार ये अलग अलग नाम से पूछा जाता है, बार इज फ्रीली टू एक्सपेंड, ये क्वेश्चन में पूछ देगा, फिर बार ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस इज हीटेड, फ्रिक्शनलेस सरफेस का इस्तेमाल कर लेगा, वहां एक्सपेंशन ऑफ फ्री का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। तो आप खुद समझना है, दो कंडीशन होती है, तो बार ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस पड़ा होगा, या फ्री टू एक्सपेंड होगा, फ्रीली एक्सपेंड कर रहा होगा। इस तरह के शब्द जहां दिखाई दें तो समझ जाना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं तो कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ही नहीं है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स नहीं तो कोई स्ट्रेस नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
नो थर्मल स्ट्रेस विल डेवलप। यानी कि सिग्मा टी विल बी जीरो इन दिस कंडीशन। जब बार इज फ्री टू एक्सपेंड होगा, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री टू एक्सपेंड है, तो कोई भी थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। ये आपको अपने भेजे में बात रखनी है, ठीक। लेकिन इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन कितना होगा मैंने आपको बता दिया, थर्मल इलोंगेशन अल्फा इंटू एल इंटू टी या डेल्टा टी, ये थर्मल इलोंगेशन होगा उस केस के अंदर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन, बार इज अंडर रिस्ट्रिक्शंस। या फिर बार इज रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सपेंड, बार को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बार को हमने रोक दिया है फैलने से। टेम्परेचर तो बढ़ाया लेकिन उसको मैंने फैलने से रोक दिया। जैसे मान लेते हैं इस दो के अंदर ही पहला पॉइंट है कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। बार जो है कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है मैंने उसको बिल्कुल दोनों तरफ से बंद कर दिया और इसका मैं अब टेम्परेचर इसका बढ़ा रहा हूं, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कर दिया मैंने अब इस कंडीशन में, और बार को बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया। तो इस केस में बार इज कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। तो अब क्या होगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंड करना चाह रहा है, इसको एक्सपेंड नहीं होने दिया जा रहा है, तो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, एक हलचल होगी इसके अंदर, ये कुछ करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा, तो एक स्ट्रेस डेवलप करेगा अपने अंदर। उन्हीं स्ट्रेसेस को थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। उन स्ट्रेसेस को थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। अब थर्मल स्ट्रेस पिक्चर में आएंगी, ठीक। कैसा आएगी पिक्चर में थर्मल स्ट्रेस? अब देखो होगा क्या मान लेते हैं बार की लेंथ है एल, एरिया ए, और इसका इलास्टिक कांस्टेंट है ई। मैंने इसको जब टेम्परेचर बढ़ा इसका, तो इसने भागने की कोशिश करी लेकिन ये भाग नहीं पाया। क्यों नहीं भाग पाया? क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्शन मिला कहां से, जो सपोर्ट्स लगे हुए फिक्स्ड एंड है दोनों के दोनों, यहां से इसको रिस्ट्रिक्शन मिला। रिस्ट्रिक्शन मिलने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा होगा। रिस्ट्रिक्शन क्या लगा होगा अब मैं आपको बताता हूँ। देखो कंडीशन, आप इस चीज को दो दिमाग से सोचो अपने। अगर मैं मान लो कंडीशन पहले वाली कंडीशन में रख देता कि बार में लोड लगाया उतना ही उसका ऐसे ही बार लिया, इसका इतना ही डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी लेंथ जितनी बढ़नी थी बढ़ने दी, पहली कंडीशन, तब तो कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आराम से बढ़ गया ये, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इस कंडीशन को देख रहा हूँ, यार इसकी तो लेंथ में परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। भाई इसकी तो लेंथ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, मैं लोड टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ना चाह रहा है लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, तो लेंथ में परिवर्तन नहीं। लेंथ पहले भी एल रहेगी, बाद में भी एल रहेगी। तो हुआ क्या, अगर मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा तो लेंथ बढ़ के डेल एल बढ़ जाएगी। अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो अब क्या करना है मेरे को, करना कैसे सॉल्व है इसको, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक इमेजिनरी लोड लाते हैं, इमेजिनरी रिएक्शन जो है, तो रिएक्शन है ही इमेजिनरी, अपने दिमाग में इमेजिनरी लोड की कल्पना करते हैं कि जब मैंने पहली कंडीशन में इसको बार को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मैंने लोड को इसमें टेम्परेचर बढ़ाया और इसकी लेंथ को बढ़ने दिया, ये बढ़ गया। फिर मैंने क्या किया कि एक लोड लगाया इसके अंदर फिर से। कैसा? क्योंकि अभी लेंथ बड़ी है, अब मेरे को लेंथ को कम करना है। कम क्यों करना है? क्योंकि मुझे लेंथ को एल पर लाकर ही रोकना है किसी तरह। तो मैं एक कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा, उस कंप्रेसिव लोड को जितना कंप्रेसिव लोड मुझे रिक्वायर्ड होगा उसकी लेंथ को एल तक लाने के लिए उतना लोड लगाऊंगा और उसको वापस इसी कंडीशन में लाकर रख दूंगा। ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है इसको समझने का। इसका मतलब कि जब इसमें लेंथ डेल्टा टी बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसकी लेंथ बढ़ रही थी, तो एक जो रिएक्शंस हैं, जो हमारे यहाँ पर सपोर्ट्स लगे हुए हैं, ये इसको कंप्रेस कर रहे थे उतने लोड से जितने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ती। जैसे समझो जैसे मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसमें मैं इसको फ्रीली एक्सपेंड होने के लिए छोड़ देता हूं, मान लेते हैं कंडीशन है इसको फ्रीली एक्सपेंड होने के लिए छोड़ता हूं, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा मुझे पता है, वो होगा अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी। इसकी लेंथ इतनी बढ़ जाती, अगर ये फ्री टू एक्सपेंड होता तो इसकी लेंथ इतनी बढ़ जाती, लेकिन ये फ्री टू एक्सपेंड नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ इतनी घटी होगी।
भाई जाहिर सी बात है ना, मान लो कि अगर बार होता है फ्री टू एक्सपेंड तो उसकी लेंथ इतनी बढ़ जाती इतने टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन अभी कोई लेंथ बढ़ ही नहीं रही है, इसका मतलब इतनी लेंथ को कम करना है मुझे अब फिर से इसी कंडीशन में लाने के लिए मैं इसकी लेंथ को अब कम कर रहा हूँ। कितनी कम करूंगा? इतना कम करूंगा। इतना कम करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा। वो कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा वो मैं कैलकुलेट करता हूँ इतनी लेंथ कम करने के लिए। कैसे? ये पता है मुझे, मुझे पता है, मुझे पता है कंप्रेसिव लोड लगाने के लिए मुझे कुछ आर लोड लगाना पड़ेगा। उस आर लोड की वजह से जो डेल होगा वो कितना होगा? वो आर एल अपॉन ए ई होगा। आर एल अपॉन ए ई होगा वो डेल। यही तो पढ़ता हम अब तक। किसी बार में कोई कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूं तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है वो आर एल यानी कि पी एल अपॉन ए ई होता है, तो वो आर एल अपॉन ए ई होगा। क्योंकि क्या होना चाहिए भैया, ये तो हुआ टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन हो सकता था इस बार के अंदर उसको रोक कौन रहा है? ये रिएक्शन कंप्रेसिव लोड। तो उनकी वजह से ये मैकेनिकल, ये है मैकेनिकल स्ट्रेन। ये थर्मल स्ट्रेन है, ये मैकेनिकल स्ट्रेन है। थर्मल स्ट्रेन और मैकेनिकल स्ट्रेन होगा क्या? थर्मल स्ट्रेन की वजह से मेंबर की लेंथ बढ़ेगी और मैकेनिकल स्ट्रेन की वजह से मेंबर की लेंथ घटेगी। इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए तभी मेंबर की लेंथ एल की एल बनी रहेगी। अगर थर्मल स्ट्रेन ज्यादा होगा मैकेनिकल स्ट्रेन कम होगा तो मेंबर की लेंथ बढ़ जाएगी। थर्मल स्ट्रेन कम होगा और मैकेनिकल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो मेंबर की लेंथ घट जाएगी, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए तभी मेंबर की लेंथ एल बनी रह सकती है। तो रिएक्शंस जो डेवलप होंगी सपोर्ट्स पर उनकी वजह से जो कंप्रेसिव हमारा स्ट्रेन होगा उसको मैकेनिकल स्ट्रेन बोलेंगे। उसकी वैल्यू कितनी होगी? जितने की थर्मल स्ट्रेन की वजह से आ सकती थी स्ट्रेन। तो मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि आर एल अपॉन ए ई जो बराबर होगा वो होगा अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी। कंडीशन नंबर 1, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मुझे रिएक्शन कहो या फिर ये आर अपॉन ए, देखो लोड अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस को मैं थर्मल स्ट्रेस बोल रहा हूं यहां पर। इसकी वैल्यू ये हो गई, ई इधर चला जाएगा तो अल्फा इंटू ई इंटू डेल टी। दिस इज थर्मल स्ट्रेन, दिस इज थर्मल स्ट्रेन। आर अपॉन ए को मैंने सिग्मा लिखा, उसके नीचे टी लग गया थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई इंटू डेल टी। ये होती है आपकी थर्मल स्ट्रेस, याद रखना। थर्मल स्ट्रेन क्या था? ये। और थर्मल स्ट्रेस क्या है? अल्फा ई डेल टी। थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के ये फॉर्मूले होते हैं बेसिक। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हम डायरेक्ट वहां से नहीं लाते हैं पीछे से कि हमारा स्ट्रेन निकल गया तो मैं भाई एल को नीचे लाऊंगा तो स्ट्रेन हो गया अल्फा डेल टी, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो इनटू ई हो जाएगा, तो थर्मल स्ट्रेस अल्फा ई डेल टी हो गया। उस तरीके से नहीं करेंगे, यहां से निकाल के लाते हैं। यहां से थर्मल स्ट्रेस पता लगता है, अल्फा ई टी होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है थर्मल स्ट्रेस को। बस समझ में आई? यही हमारा बेसिक सा थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट है। कुछ बेसिक चीजें हो रही है थर्मल स्ट्रेस की, मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको समझ लेना है। कुछ मटेरियल के बारे में आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको लिख लेने हैं। कुछ मटेरियल के, इससे आपको कुछ चीजें याद करने में आसानी होगी। जो स्टील होता है, स्टील का आपका होता है डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस की यूनिट होती है। ठीक है, आपका एल्यूमिनियम का जो होने वाला है वो होने वाला है आपका 23 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम का। आपका कॉपर का जो होगा आप देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा है यहाँ से। ठीक है, 16 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि पर डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आएंगे वो एल्यूमिनियम में आएंगे, कॉपर से भी ज़्यादा। ठीक है, फिर आता है आपका एक मटेरियल होता है इनवार। इनवार का हम जनरली कहते हैं कि इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इतना मिनिमम है, इतना मिनिमम है, नेग्लिजिबल है इसका। ठीक है, नेग्लिजिबल है और इसकी वजह से
इनवार जो होता है आपका इस्तेमाल किया जाता है जितने भी आपके मेजरिंग टेप होते हैं, जो भी आपके मेजरिंग टेप होते हैं, ठीक है, जो फीते होते हैं आपके, वो स्टील वाला रूल जो होता है, वो टेप जो होती है वो आपका इनवार का बना होता है। क्यों? क्योंकि इनवार का थर्मल एक्सपेंशन कम है, तो उसमें चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द वो जो टेप है उसकी, उसमें लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए उसको इनवार का बनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा था, मेजरिंग टेप किस मटेरियल के बने होते हैं? तो इनवार के बने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। इतना तो देख ही लिया, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक, कंडीशन है ये स्टील का है, ये एल्यूमिनियम का है। ठीक, दोनों का टेम्परेचर को सेम डेल्टा टी टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया। तो ये जो जॉइंट है ये कभी लूज नहीं होगा, कभी लूज नहीं होगा, कभी जॉइंट टूटेगा नहीं, जॉइंट हमेशा बना रहेगा, हमेशा। ये दोनों, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन हमेशा वर्टिकल रही, कभी छूटेगी नहीं। ऐसा नहीं कि स्टील इसको तोड़ के बाहर निकल जाए, एल्यूमिनियम बाहर निकल जाए इस जॉइंट को तोड़ के, कभी नहीं होगा, हमेशा सेम बना रहेगा। तो उस कंडीशन में मैंने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया। तो अब आपको बताना है कि किस तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होने वाली है हमारे एल्यूमिनियम और स्टील पर। क्या होने वाला है एल्यूमिनियम और स्टील के साथ जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं इनका डेल्टा टी? देखो, जब मैं इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है दोनों एक्सपैंड करेंगे, दोनों एक्सपैंड करेंगे मतलब दोनों की लेंथ बढ़ेगी, दोनों अपनी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एल्यूमिनियम की भी लेंथ बढ़ेगी, स्टील की भी लेंथ बढ़ेगी। लेकिन मुझे पता है कि एल्यूमिनियम तेज भागेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। अल्फा इंटू डेल्टा, मुझे पता है ना कि जो चेंज इन लेंथ होगा थर्मल, वो क्या होता है, अल्फा एल और डेल टी होता है। एल दोनों का सेम है, डेल टी दोनों का सेम है, क्या फर्क है, अल्फा में डिफरेंस है। मुझे पता है अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, ये मुझे पता है। तो इसका मतलब जो चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम होगा वो ज्यादा होगा चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। अगर यही कंडीशन रही तो इसका मतलब एल्यूमिनियम आगे निकल जाएगा, स्टील तो पीछे रह जाएगा। अगर वही कंडीशन रही तो क्या होगा, एल्यूमिनियम की लेंथ तो इतनी हो जाएगी और स्टील की लेंथ इतनी रह जाएगी। जबकि पहले जो दोनों कहां थे, पहले दोनों यहां पर थे, पहले दोनों की लेंथ यहां पर थी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा हो गया, एल्यूमिनियम इतना बढ़ गया, स्टील इतना बढ़ा। जबकि ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये जो जॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट, ये तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते एक दूसरे को, इनके बीच में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी ब्रीच नहीं करेंगे, दोनों साथ बढ़ेंगे, दोनों साथ घटेंगे, दोनों ने कसमें खाई हुई हैं कि दोनों अपने इस जोड़े को कभी छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। होगा क्या, होगा ये, अब दोनों को फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भैया। ये तो तब था, ये तो रूम टेम्परेचर पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया अब इनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो क्या होगा, एल्यूमिनियम कहेगा भैया मैं तो जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, मैं तो बहुत दूर जाना है। स्टील कहेगा नहीं भैया रुक जा, मैं भी तो साथ हूं, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो अब क्या होगा, अब होगा ये, एल्यूमिनियम कहेगा चलो ठीक है यार, मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ ताकि तेरे बराबरी हो जाए, तू थोड़ा सा आगे आ जा, तो दोनों बीच में कहीं बैठ जाएंगे। मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, तू थोड़ा सा आगे आ जा, दोनों बीच में बैठ जाएंगे। तभी हो सकता है। देखो, कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होगा। अब ऐसा नहीं कि स्टील यहां बैठ गया बढ़ के और बोल रहा भाई तू ही आ जा पीछे, ऐसा नहीं होगा। अब एल्यूमिनियम भी नहीं, ये नहीं कह सकता भाई स्टील तू ही आगे आ जा चल, ऐसा नहीं, दोनों को म्यूचुअल बैठना पड़ेगा। म्यूचुअल कब, एल्यूमिनियम कहेगा मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, स्टील कहेगा मैं थोड़ा आगे आता हूँ। ऐसा कब होगा, एल्यूमिनियम पीछे कब जाएगा, अपने आप तो जा नहीं सकता, क्या चाहिए, लोड लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम को पीछे जाने के लिए क्या चाहिए, कंप्रेसिव लोड चाहिए। स्टील को आगे आने के लिए क्या चाहिए, एक टेंसाइल लोड चाहिए। तभी ये दोनों के दोनों कहां आकर बैठेंगे, ये दोनों फिर से यहां आकर बैठ जाएंगे। ये इनका फाइनल कंडीशन होगा। ये इनिशियल था, ये इनका फाइनल हो जाएगा। एल्यूमिनियम को पीछे हटना पड़ा, स्टील को आगे बढ़ना पड़ा, यानी कि एल्यूमिनियम पर कंप्रेसिव लोड लगा होगा, स्टील पर टेंसाइल लोड लगा होगा। तो कह सकता हूं एल्यूमिनियम पर कौन सी स्ट्रेसेस आई होंगी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आई होंगी, क्योंकि कंप्रेसिव लोड है। कह सकता हूं स्टील पर कौन सी स्ट्रेसेस आई होंगी, स्टील पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आई होंगी, क्योंकि टेंसाइल लोड लगा होगा। तो याद रखना
जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्यूमिनियम और स्टील या कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील के बार लगे हुए हैं, दोनों का सेम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसमें कंप्रेसिव और किसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, तो याद रखना जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, कंडीशन क्या है, राइज इन टेम्परेचर की कंडीशन है, याद रखना राइज इन टेम्परेचर की कंडीशन है। उस केस में जिसका अल्फा जितना ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उस पर क्या लगेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगेंगी, याद रखिएगा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा, हाई, जिसका अल्फा जितना ज्यादा उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसका अल्फा कम उस पर टेंसाइल स्ट्रेस, ये याद रखना बस, ठीक है। अगर राइज इन टेम्परेचर का केस है, और वहीं पर अगर ड्रॉप इन टेम्परेचर यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर का केस है, सेम बार थे, सेम बार है भैया, ये स्टील, ये एल्यूमिनियम हो गया ऊपर वाला, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये स्टील हो गया। अभी क्या किया, टेम्परेचर को ड्रॉप कर दिया मैंने डेल्टा टी से। मैंने कहा अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, दोनों की लेंथ घटेगी। अब घटेगी तो कैसे घटेगी भैया, एल्यूमिनियम की भी घटेगी, स्टील की भी घटेगी। ये किस पे डिपेंड करेगा, अल्फा पे डिपेंड करेगा। जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी लेंथ ज्यादा घटेगी, बढ़ेगी भी ज्यादा, घटेगी भी ज्यादा। जिसका अल्फा ज्यादा है, एल्यूमिनियम का अल्फा है ज्यादा स्टील से, तो चेंज इन एल्यूमिनियम की लेंथ में भी ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो होगा क्या, वही होगा, अल्फा ज्यादा घटेगा, स्टील कम घटेगा, लेकिन फिर से वही म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि जॉइंट को तोड़ना नहीं है। तो स्टील क्या कहे, एल्यूमिनियम कहेगा स्टील से, भाई मैं थोड़ा सा आगे आता हूं, तू थोड़ा सा पीछे आ जा। तो दोनों के दोनों म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। होता तो एक्चुअल में ये एल्यूमिनियम यहां पहुंच जाता और स्टील यहीं रहता। चले कहां से थे दोनों, एक्चुअल कंडीशन ये थी दोनों की, भाई यहां से चलना स्टार्ट हुए थे दोनों, दोनों थे यहाँ पे, इनिशियली ये थे दोनों, ठीक। टेम्परेचर घटा तो स्टील इतना सा घटा, एल्यूमिनियम इतना घट गया। तो इन दोनों ने फिर से कहा भैया म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, जॉइंट को नहीं तोड़ेंगे। तो एल्यूमिनियम तू थोड़ा सा आगे आ जा, स्टील में थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, दोनों एक जगह बैठ जाएंगे। दोनों फिर से कहाँ बैठे, एल्यूमिनियम और स्टील दोनों यहाँ पर जाकर बैठ गए। यहाँ बैठने के लिए एल्यूमिनियम को थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, स्टील को थोड़ा घटना पड़ेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं एल्यूमिनियम के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस आई होंगी क्योंकि टेंसाइल लोड लगा। एल्यूमिनियम और स्टील के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस आई होंगी। ठीक, तो भैया ये कंडीशन है जब ड्रॉप इन टेम्परेचर हो रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि किसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है, जिसका अल्फा कम है। वहां उल्टा था, वहां उल्टा था, वहां कंप्रेसिव स्ट्रेसेस उसमें आ रही थी जिसका अल्फा ज्यादा था, यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस उसमें आएंगे जिसका अल्फा कम होगा। तो इन कंडीशंस को याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, यही आपके पेपर में आपका साथ देंगी। तो अभी हमने आज हमारा स्ट्रेस वाला पार्ट यहाँ से खत्म होता है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। मैं आपको कल जब भी नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।